इधर किसी को यहाँ के लोकल आदमी को पकड़ ले तो मालूम पड़े कि कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस किधर है, पूछिए जरा। शहर के जाने वाले का कुछ दिन रास्ता देखता है और फिर जाने वाला जब वापस नहीं लौटता तो शहर खुद अपनी जगह से कहीं और चला जाता है। और जब वो लौटने वाला वापस आता है तो इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका शहर अपने ही शहर में नहीं मिलता। ये होटल है ये। हाँ यार, ये यहीं कहीं कभी ऐसा भी एक मोहल्ला था जहाँ की धूप गुलाबी, हवा नशीली थी। जब भी घर से बाहर जाओ तो कोशिश करो जल्दी लौट आओ। जो कई दिन घर से गायब रहकर वापस आता है तो वो जिंदगी भर पछताता है। यहाँ भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, मालूम नहीं किधर है। वो निशानियाँ जिनसे मैं वाकिफ था, कोई पेड़, कोई जानवर, कोई चेहरा, ये कहीं इधर हो सकता है। ये गली, ये है। जरा पीछे ले जाइए गली में। ये गलियां अभी तक हसीनो जमा है जहां मैंने अपनी जवानी लुटा दी। इस गली में हमारे पुराने मकान का दरवाज़ा खुलता है और उस पर अभी तक एसएम फाजली लिखा हुआ है, चाक से, मेरे बड़े भाई का नाम। माँ मेरी पोइट्री का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब कोई चीज़ वक्त से पहले आपसे छीन ली जाए उसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने अपनी माँ या घर या अपने बाप या बहनें और भाइयों को उस वक़्त छोड़ा जब छोड़ने के बाद छोड़े जाने के निशानात ज़हन पर बहुत देर तक कायम रहते हैं कि खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद। खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और घर के सामने उस वक़्त इमारतें नहीं थीं, एक इमली का पेड़ था। ये दोनों पेड़ इस मोहल्ले के बुज़ुर्ग थे, तो दिन भर गोश्त की दुकानों की वजह से कुत्ते पहरा देते थे और रात को पेड़ जो थे वो हिफाजत करते थे मोहल्ले की। जब घर वाले पाकिस्तान चले गए थे तो सोशलिस्ट पार्टी के एक साहब थे, जैन साहब, उन्होंने रहम खाकर मुझ पर ये जगह मुझे दे दी थी और मैंने यहाँ पर एक चारपाई डालकर रहना शुरू कर दिया था। ये खिड़की थी, खिड़की से बाहर का मंज़र था, तो ऐसा डर लगता था फसाद की वजह से, दंगों की वजह से, तो मैं ये खिड़की खोल कर सोता था ताकि कुछ डर जो है ज़्यादा हावी ना हो। मैं रहता इस जगह था और नहाने के लिए इस ऑफिस में जाता था जो आप सीपीआई का ऑफिस है।
जाहिर है कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह से जहाँ आपका बचपन गुजरा, वो जगह आपके जहन में उतर जाती है और वो अलग अलग जगहों पर कभी नज़्म के रूप में, कभी आर्टिकल के रूप में, कभी कॉलम के रूप में जाहिर होती रहती है। ग्वालियर तहजीबी लिहाज से उसके कई डायमेंशंस हैं। उसमें हाफिज़ अली खां का सरोद भी है, मुग़ल सम्राट अकबर के नौरत्नों में से एक तानसेन का मज़ार भी है, और तानसेन के रूहानी गुरु गौस कवालीरी का मज़ार भी है। और पहले यहाँ एक इमली का पेड़ होता था, हर आने वाला मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाला उस पेड़ की 2 पत्तियाँ गले में डाल लेता था, इस ख्याल के साथ कि उसकी आवाज़ में मिठास तानसेन साहब के दुआ से पैदा हो जाएगी। तो इस रिवायत की पासदारी इतने लोगों ने की कि वो बेचारा पेड़ जो है अपने पूरे पत्ते खोकर नंगा हो गया। मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत नरमियाँ हैं जो मेरी शायरी में आ जाती हैं, जो संवेदना हैं जो मेरे लफ्ज़ों को जानती हैं, जब वो छोटे शहर का वो जो कल्चर जो है, जो मेरी सोच का हिस्सा है, वो पूरी तरह से ड्राई अप नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से यही एक कंट्रास्ट है बड़े शहर से मेरा, कि मैं बड़े शहर में रहते हुए भी उस छोटे से शहर को तलाश कर रहा हूँ जो अब उस छोटे से शहर में भी नहीं है। घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पाँव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था मैं। ग्वालियर बहुत अमन और शांति का शहर रहा है, लेकिन दंगे का भी शहर रहा है। दंगे मुझे उस ज़माने में भी महसूस होता था और आज भी लगता है। दंगे होते नहीं हैं, कराए जाते हैं। मेरे वालिदैन ने उन दंगों से तंग आकर पाकिस्तान जाने का इरादा किया। मैं उस वक्त ग्वालियर में एमए कर रहा था। मैंने सोचा था कि मसाइल का हल ज़मीन की तब्दीली से जुड़ा हुआ नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मज़हब की बुनियाद पर 2 कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान
और हिंदुस्तान को अलग अलग बांट दिया। और बदकिस्मती ये है कि जैसे चरवाहा और भेड़ें होती हैं, ऐसे लीडर और आवाम होते हैं। जिन्ना सामने दो कौमी नज़रिए में उर्दू को भी शामिल किया, और जब वो उर्दू को मुसलमान बना रहे थे, उसी वक्त टैगोर के बाद दूसरा बंगाली का बड़ा शायर मुसलमान था, काजी नजरुल इस्लाम, और उसकी ज़ुबान बंगाली थी। अगर उसको मैं साफ साफ कहूँ कि मेरे वालिदैन को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहकाया था और मुझे अबुल कलाम आज़ाद ने बरगलाया था। अबुल कलाम आज़ाद ने जो जो पेशगोइयाँ की थी वो हर्फ बहर्फ पूरी साबित हुई, और मज़हब के जुनून में जो तकसीम हुई थी वो बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद ख़त्म हो गई। निदा फाजली जी उपस्थित हो चुके हैं, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मुंबई से हमारे बीच में आप पधारे हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम। कि शायरी आज के युग में सुनाने की चीज़ नहीं है, पढ़ने की चीज़ है। वो ज़माना ज़रूर था जबकि कबीर साहब संगत में बैठकर सुनाते थे, लेकिन उस ज़माने में सुनने वाले और सुनाने वाले के बीच में कुछ फासला नहीं था, और अब फासला बढ़ गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि शायरी अब सुनाने की चीज़ नहीं है, पढ़ने की चीज़ है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। लोगों ने देखी जलती हुई रेल, 55 के दुगने होते हैं 110, मार लेगा इनको जो स्वर्ग पाएगा बस, हिंदू को मारो जन्नत पाओगे। मुसलमानों ने वादा किया मुसलमानों को मारो स्वर्ग पाओगे, हिंदुओं ने वादा किया दोस्त की पीठ पर वार करो, दुश्मन के सीने में खंजर उतार दो, बहनों के खींच लो दुपट्टे, माओ के मार दो जवान पट्टे। किलकारियां कितनी ही बच्चा दे हम जानवरों को देखकर, हाथ जरा सा भी ना चूके तुम्हारी तलवार का उसकी हंसी देखकर। लूट लो जो मिल जाए, इज्जत हो जा दुकान, कोई ना बचे, हिंदू हो जा मुसलमान। मत रुकना देखकर हिंदू ने कहा, मत रुकना देखकर मुसलमान ने कहा, अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ को, बीमार बूढ़े बाप की कराती आँख को, आशीर्वाद देते हाथों को, सिंदूर लगे माथों को, फल से लदी टोकरियां उठाते हुए मजदूर को, दिन भर की कड़क मेहनत के बाद पहला पौर खाते गफूर को, अपने छोटे से बच्चे को नहलाती हुई गुरप्रीत को, आस्तीन से मेहनत के पसीने को पहुँचते हुए मस्जिद को। क्योंकि दोस्त सदियों पहले हम बंधक थे, आत्मा और शरीर पर पड़े कपड़े उतारकर इंसान फिर नंगा हो गया है। दोस्त मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में। मैं चाहता हूँ कि एक बार भरपूर तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। हमारे शशांक भाई ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई। हुस्न दुनिया की हर की शय में बहुत है, लेकिन हुस्न दुनिया की हर की शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उसकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उसकी अदा तक पहुँचे। गालिब की गज़ल या मीर की गज़ल अब नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि सुनने वाले और पढ़ने वाले के दरमियान से किताब गायब हो गई है। किताब से मेरी मुराद ज़हन गायब हो गया है, शौक गायब हो गया है पोइट्री का। अब अगर ये कहा जाए कि गालिब का शेर कि दैरो हरम आईना ये तकरारे तमन्ना, वामानगी ये शौक तराशे है पना है, ये उस ज़माने में का शेर है जिस ज़माने में ये भाषा समझी जाती थी, और इन इमेजेस के पीछे क्या कहना चाहते थे गालिब, उसको भी पहचान लोगों को थी। अब न वो भाषा के समझने वाले हैं, न उस भाषा से बनती हुई इमेज को पहचानने वाले हैं। तो माफ़ कीजिए, आज के मामूली शायर के सामने गालिब की गज़ल पढ़ी जाए तो गालिब हूट हो जाएगी, और गालिब को ये रिस्क लेना नहीं चाहिए।
न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मसलन ये है कि पैदा होने से पहले नहीं पूछा गया था मुझसे कि कहाँ पैदा होना चाहते हो। पैदा होने के बाद एक इल्म हुआ कि मैं एक घर में पैदा हो गया हूँ। शऊर आया तो मालूम पड़ा उस घर की एक ज़ुबान है, उस ज़ुबान के साथ कुछ उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। वो घर जो है एक मोहल्ले में है, वो मोहल्ला जो है एक शहर में है, वो शहर जो है कंट्री में है। तो मालूम पड़ा कि जंजीर दर जंजीर मेरे साथ पड़ती गई। अब सवाल ये है कि हु एम आई? आइडेंटिटी क्राइसिस जो पैदा हुआ कबीर के साथ, वही आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो इनके साथ भी था कि डुबोया मुझको होने ने कि मैं इंडिविजुअल के रूप में आया, गालिब के रूप में आया। न होता मैं तो क्या होता, मतलब पूरा नेचर होता। देखने में मामूली शेर है कि ये सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। दिस इज सीरियस थिंग बिकॉज़ इट मेक्स यू थिंक कि तुम सोचो इसके बारे में। ये कमाल मेन बात क्या है कि इसके जहन जो था अजीब व गरीब था कि खुदा बख्शे का गालिब मर गया पर याद आता है तो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। ये यूं और क्या का जो तजस्सुस है, हाँ, ये देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गोहर होने तक। यानी ये बात पॉइंट ऑफ डाउट्स, हाँ, यकीन का शायर नहीं है ये। इसने आपकी विरासत के जितने भी अकदार हैं उन पे सवालिया निशान लगा दिए। जी, अगर इत्तेफाक से वो ये बेचारा मर गया वक्त से अपने वक्त में, अगर आज पैदा होता तो बरेली वाले और नदवा वाले इसे फतवा देकर मार देते। हाँ, सही बात है, सही बात। उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाह ना हुआ, दैरो हरम आई ना तकरारे तमन्ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। भाई जन्नत जो है वो कुरान हकीम में शामिल है। जी, तो वो तो अच्छा हुआ बेचारा वक्त पे पहले निकल गया। कहा जाता है कि अमीर खुसरो खुद 11 बादशाहों के दरबार के दरबारी रहे, जिसके चंद नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सुल्तान बलबन। उस अहद में हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया आया थे और खुसरो साहब उनके शागिर्द थे। खुसरो डायमेंशनल शख्सियत थे, वो बैक वक्त शायर भी थे, फ़ारसी के भी शायर थे और हिंदुस्तानी ज़ुबान के भी शायर थे, मौलिक भी थे और उसके अलावा म्यूज़िक के भी दिलचस्पी थी। और जो आज की मॉडर्न हिंदी और उर्दू है उसके वो गॉडफादर कहे जाते हैं। उनका लहजा था कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे यकरंग। अब ये ज़ुबान जो थी इस वक्त तक उसको उर्दू नाम नहीं मिला था। यही ज़ुबान आगे बढ़ रही है और आगे बढ़कर फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ों की शातिरियत की वजह से लिपि के अंतर पर, रस्म ख़त के लेवल पर 1 से 2 बना दी गई। लेकिन ये खानकाह जो है वो उर्दू अदब के लिहाज से और उर्दू शायरी के लिहाज से बहुत अहम है, इसलिए कि यहीं से हिंदुस्तानी ज़ुबान का पहला दोहा या पहली गज़ल तुलू हुई। इनके ये एक्सपेरिमेंट्स भी तो हैं कि कुछ गज़लें ऐसी जिसमें कि एक मिसरा फारसी का, एक मिसरा हिंदी का, एक गज़ल है ज़िहाल मिस्की, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारा महजा न लेहू काए लगाए छतियाँ। ये शुरुआत है। लेकिन बाद में एक गज़ल ऐसी भी मिलती है जो पूरी हिंदुस्तानी ज़ुबान है कि जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। अमीर खुसरो दरबारी भी थे, उसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के रूहानी शागिर्द भी थे। और सूफिया के साथ एक प्लस पॉइंट ये है लिंग्विस्टिकली
कि इनकी ज़ुबान किसी दायरे में कैद नहीं होती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदके करूँ शरीर, सदके कहाँ से आ गए? पर्शियन कह हिंदू मोए रामा प्यारा, तुर्क कहे रही माना, कबीर क्या रही माना कहाँ से आ गया? तो विपद पड़े कोई निकट ना आवे, सुख में सबको सीर, सीर का क्या है ये? तो मेरे ख्याल से ये जो लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया, इन सूफिया ने उस लैंग्वेज को बहुत वसअत दी और आवाम से जोड़ा उसे। तो उस ज़माने में मेरे ख्याल से अगर तजिया किया जाए तो मोहब्बत और सियासत दोनों की फॉलोइंग बराबर थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से एक मुहावरा मंसूब है, हनोस दिल्ली दूरस्त। हाँ, अच्छा। इसके पीछे क्या राज है? हज़रत अमीर खुसरो एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैगाम लेके आए और कहा कि हज़रत बादशाह आपसे मिलना चाहता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि अरे फ़कीर की खानकाह में बादशाह का क्या काम? खुसरो ने जिद की। आपने फरमाया कि तुम हमें अजीज़ हो, हम तुम्हारी बात टालेंगे नहीं। अगर बुलाना चाहते हो बादशाह को बुलाओ, लेकिन एक बात याद रखो, फ़कीर की खानकाह में 2 दरवाजे हैं, एक से बादशाह आएगा, दूसरे से फ़कीर निकल जाएगा। तो ये जो एक ईगो था मोहब्बत का, ये जो इस्तेकाम था, ये जो कुव्वत थी, ये बादशाह उससे टकराने से डरता था। मेरा ताल्लुक़ जिस शहर से था वो एक छोटी सी बस्ती थी, उसका नाम ग्वालियर था। एक ऐसी बस्ती जिसको शाम को साइकिल के पहिए नापते थे और दिन में घोड़े से चलने वाले तांगे नापते थे। बम्बई एक ऐसा शहर था कि शुरू में मैं आया, मैं घबरा गया था। बड़ी बड़ी इमारतें, ये कैसी बस्ती है, मैं किस तरफ चला आया? मेरी नज़्म बम्बई को बनती है। लंबा चौड़ा समंदर बह रहा है, ऊंची ऊंची कई आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें, बड़े लंबे लंबे फासले हैं। सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का उधर अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं।
चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम। अभी अभी जो गया है धकेल कर तुमको, उसे बुरा न कहो, अपने पैर मत रोको, जो चल सको तो चलो वरना रास्ता छोड़ो, तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे होंगे, दया की भीख न मांगो, बड़े चलो यूं ही, उमड़ती भीड़ की लहरें हैं तेज धार बहुत, यहाँ किसी की किसी से नज़र नहीं मिलती, न दोस्ती न मोहब्बत न फ़लसफ़ा कोई, ये रास्ता है यहाँ रास्ते की मंतक है। एसएमएस करो 252525 पर और आप भी इंडियन आइडल जूनियर में गाने का मौका पाओ। और 10 दांतों की शक्ति वाला सर्फ एक्सेल इजी वॉश के महीने भर के पैक का दाम भी गिरा, 92 नहीं अब 70 रुपए में। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय डिक्सी स्कॉच इनरवेयर इन एसोसिएशन विद एवररेडी, क्वालिटी वॉल्स कॉर्नेटो, गोदरेज एक्सपर्ट एडवांस्ड हेयर कलर, कैडबरी डेयरी मिल्क, मारुति सुजुकी अर्टिगा, यामाहा रेज जी, केंट आरओ लाइन, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस और गार्नियर मेन ऑयल क्लियर फेस वॉश। अर्पिता, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? अर्पिता प्लीज, कम से कम आज के दिन तो तमाशा मत करो। जिसमें एक फ्रेंड को चेहरे की तरफ सोप लगाना है और दूसरी तरफ दाग, और दूसरे को सिर्फ छू कर फर्क बताना है।
क्या मांगली? तो लो हम तो देने के लिए आए ना। मांगली है, बांगड़ा है, कोल्ले है, इधर ना भैया, गोविंद है, इधर आओ एक मिनट। हाँ लाओ प्लेट लाओ। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं, महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है। फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है ज़मीं का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। मैं एक बार जयपुर गया था प्रोग्राम के सिलसिले में, तो एक इलाके से गुजर रहा था। उस इलाके में बच्चों के कपड़े, खूबसूरत कपड़े और बच्चों की जूतियाँ मिलती थी। मेरी बेटी तहरीर उस वक़्त 5 साल की थी, तो सडनली मुझे लगा कि मुझके लिए शॉपिंग कर लूँ मैं। मुझे शॉपिंग करना भी एक शायरी लगता था। मेरे जहन में पूरी पोयम आ गई। गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, अलिफ से अम्मा बे से बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। मेरा सफ़र शायरी का शुरू हुआ ग्वालियर से। ग्वालियर की सुबह कैसी होती थी कि सूरज एक नटखट बालक सा दिन भर शोर मचाए, इधर उधर चिड़ियों को बिखेरे, किरणों को छितराए, कलम, दराती, बुरुश, हथौड़ा जगह जगह फैलाए। शाम थकी हारी माँ जैसी एक दिया मिलकाए, धीमे धीमे सारी बिखरी चीज़ें चुनती जाए। इसमें जो माँ है वो माँ है जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मुझे छोड़ के चली गई और मैं अकेला हो गया। उसके बाद ये जो ठहरी हुई ज़िंदगी, साइकिल के पहियों से घूमती हुई जो ज़िंदगी थी उस शहर की, कि वहाँ ये माँ भी होती थी कि आमने सामने 2 नई खिड़कियाँ, जलती सिगरेट की लहराती आवाज़ में, सुई डोरे के रंगीन अल्फाज में मशवरा कर रही हैं कई रोज़ से। शायद अब बूढ़े दरवाजे
सर जोड़कर वक्त की बात को वक्त पर मान लें, बीच की टूटी फूटी गली छोड़कर खिड़कियों के इशारों को पहचान लें। कभी भी रात के अंधेरे में या शाम की तन्हाई में आप सिर्फ दीवार को देख रहे हैं और दीवार में जो बरसात हल्के गहरे निशानात बना देती है दीवारों पर, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। दीवार उधर से उतर के परछाइयाँ बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती हैं। मैं जिस तहजीब से आया हूँ, जिस संस्कृति से आया हूँ, उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में औलाद की मौत, संतान की मौत होती है। माई फादर डाइड इन कराची। कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तुमने मारा एक हमारा, हमने मारा एक तुम्हारा। जेल के अंदर, जेल के बाहर, वो ही मौसम, वो ही नज़ारा। मंटो के पागल खाने से निकला नहीं अभी बंटवारा। मंटो की कहानी सही माना में एक इंसान की कहानी थी, जिसने इंसान के दर्द को लफ्ज़ों में ढाला था। और इंसान की रिवायत 16वीं सदी के कबीर से लेकर 1857 के गालिब से गुजरते हुए मंटो तक आई थी। गालिब ने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन इंसान बनने के लिए आदमी को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और जब सफ़र पूरा हो जाता है तो आदमी सादत हसन मंटो हो जाता है, असदुल्ला खां गालिब हो जाता है।
कबीरदास होता है। निदा फाजली आज के दौर में उर्दू के बहुत अहम शायर हैं और ये अहमियत किस वजह से, ज़ाहिर ये एक फितरी सवाल हो सकता है कि भाई क्यों अहम है। तो इसकी वजह ये है कि इनका नाम तो 60-65 के वक्त इन्होंने शायरी शुरू की, जब तरक्की पसंद तहरीक उर्दू की बहुत ताकतवर तहरीक थी, जब उसकी सांसें फूलने लगी, उसने दम तोड़ना शुरू किया, तो जो शायर सामने आए उनमें निदा फाजली की अहमियत इस तरह है कि इनकी शायरी तमाम जो जदीद शोरा थे, जिनको जदीद शोरा कहा जाता है, उनके साथ साथ होने के बावजूद बहुत मुख्तलिफ थी। क्रिएटिव प्रोसेस जो है ये एक तरह की मिस्ट्री है, मिस्टीरियस बात है, लेकिन उसका इजहार जब शेरी इजहार होता है तो जाहिर है कि एक कारी जो समझदार है, पढ़ने वाला जो ये जानता है कि शायरी अच्छी बुरी क्या होती है, तो उसको ये एहसास ज़रूर होता है कि इसमें कुछ एक चमक है, कुछ ये इजहार में कुछ एक ख़ास बात है जो उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अच्छा रही साहब, एक बात और भी है कि जैसे इजहार है ना, आपने फरमाया, बहुत दुरुस्त फरमाया, और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्टाइल इज़ द पर्सनैलिटी, आपकी पूरी शख्सियत। फिराक साहब का जुमला मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझसे एक बार इंटरव्यू में कहा था कि बजाय लफ्ज़ों को ऊपर से सजाने के अपनी शख्सियत को अंदर से सजाइए तो लफ्ज़ खुद ब खुद सज जाते हैं। हकीकत में क्या है कि लफ्ज़ों का ताल्लुक़ जो है वो आपकी पूरी भरपूर शख्सियत से है और उस विरासत से है जो आपकी उम्र के साथ, आपके शऊर के साथ, आपके हालात के साथ, आपके किए हुए सफ़र के साथ फैलती जाती है। निदा फाजली ने अपना रिश्ता लोकगीतों से, सूफ़ी संतों की शायरी से, आम बोलचाल की ज़बान से ज़ाहिर है इरादी तौर पर और गैर इरादी तौर पर कायम किया। और ये वजह, उसकी वजह ये है कि उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी बात है, एक बंजारा मिजाजी थी, एक तरह से वो खुला माहौल चाहते थे और खुले माहौल में घुटन या दरबारी घुटन का कोई दखल नहीं होता, इसलिए वो बाज़ार में जाके अपनी बात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, बात चाहे ये बात नहीं है कि आम आदमी की ज़बान में गहरी बात नहीं हो सकती। निदा फाजली के गीतों में, उनकी नज़मों में, उनकी गज़लें, वैसी गज़ल की शायरी दरअसल हमें मिली है फ़ारसी से रिवायत में, और गज़ल की शायरी में फ़ारसी अल्फाज का होना बिल्कुल लाजम समझा जाता था। लेकिन निदा फाजली की कई गज़लें ऐसी हैं, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे, सब गाँव में बिल्कुल आम आदमी की जो वो ज़बान है जो खेतों खलियान, छोटे छोटे शुमाली हिंद के छोटे छोटे गाँवों में बोली जाती है, और उसमें भी उन्होंने बड़ी शायरी के इम्कानात पैदा किए और बहुत हद तक कामयाब रहे। और ये बहुत बड़ी खूबी है, उससे एक ताज़ाकारी आई है, उससे एक नया लहजा मिला है, उर्दू का दामन वसी हुआ है। मुझे याद है एक बार सरदार जाफरी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा कि जाफरी साहब आपका लहजा और डिक्शन बिल्कुल डिफरेंट था, जैसे गाय के थन से निकलती है चमकती चांदी, धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारी आंखें सफ़ेद कागज़ पे अपनी पलकों से चल रही हैं। मैंने कहा ये बलरामपुर जहाँ से आपका ताल्लुक़ रहा है, वहाँ की ज़मीन से ये लहजा मिला था आपको। फैज़ जो लाइपुर के थे, उनका लहजा आपका लहजा नहीं था, तो आपने क्यों कॉपी करना शुरू कर दी उनके लहजे की? तो जाफरी साहब का कहना ये था, भाई बात ये है कि उर्दू की कलेक्टिव साइकी जो है ना, वो जिस लहजे के बारे में आप मेरी शिनाख्त कर रहे हैं वो कबूल नहीं करती। मैंने क्यों? कह फ़ारसी आमेजियत चाहिए, फ़ारसी मिक्स होना चाहिए। तो मैंने कहा जाफरी साहब आप फैज़ को तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का अकेला पोइट जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है उसका नाम कबीरदास है, उसका कोई फ़ारसी नहीं है। क्या हिंदू मोए रामा प्यारा तुर्क का है रहीमाना, दो लड़ी लड़के मुए मरम ना कोई जाना। मेरी शायरी का जो डिक्शन है उस पर ज़्यादा जो असर है और जो प्रभाव है वो
संत कवियों का है, जिनमें ख़ास तौर से कबीर, मीरा, रहीम हैं। कबीर साहब ने कहा था, अनुभव गावे सो रागी है। जब लफ्ज़, शब्द आपकी शख्सियत के रंगों में रंग जाते हैं तो वो शब्द डिक्शनरी से अपना रिश्ता तोड़कर शायर या राइटर की कलम से अपनी रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे। तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। देर न करना घर जाने में, देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे। एक पत्ता हवा में उड़ा और डाली लचकती रही, कोई भूली हुई आँख सी मुझ में बनकर छलकती रही। एक अंगूर की बेल थी, दूर जाती हुई रेल थी, और फिर ज़ीना चढ़ती हुई एक पायल खनकती रही। जो बीत गया वो रीत गया, फिर उस पर वक्त गंवाना क्या, पीछे कोई राह नहीं है, पीछे मुड़ के जाना क्या। गालिब ने अच्छा कहा था, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। मेरे कुम्हार हो जो इजाज़त तो यूं कहूँ, फिर से मुझे बना नए सांचे में ढालकर।